press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम देख रहे थे आपका भारत की खोज कक्षा 8 का पूरक पाठ्य पुस्तक में, जिसमें नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये हिंदी रूपांतर है। अब भारत की खोज का 50 अध्याय इसमें ऐतिहासिक दृष्टिभूमि के आधार पर आप इसे वीडियोज भी देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का अध्ययन भी कर सकते हैं। उसी का ये हिंदी रूपांतर है, भारत की खोज। इससे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है? सबसे पहले वे अहमदनगर के किले में बंदी रहकर, ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, वहाँ पर रहकर उन्होंने बागवानी का काम किया। फिर वहाँ पे रोजनी खोज करने के बाद उन्होंने हथियार छोड़कर क्या है, कलम पकड़ी, और वे ये देखना चाहते थे कि भारत के अतीत में वे झांक कर देखना चाहते थे कि कितना कुछ हुआ है, कौन से साम्राज्य वहाँ से यहाँ तक का दौर चला है, उनकी का शासनकाल हुआ है और इसकी शक्ति इनमें है। ये सब क्या कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू तलाश कर रहे थे। हम भारत की खोज का दूसरा अध्ययन तलाश, भारत के अतीत की झांकी के बारे में हम जान चुके हैं। फिर वहाँ पर क्या हमने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में जाना। अब नेहरू जी निकले हैं भारत की शक्ति और सीमा क्या है, किन लोगों में बसी है, फिर वो इन लोगों की तलाश करने के लिए निकले हैं। चलिए उनकी नजर हम देखते हैं कि भारत की शक्ति और सीमा क्या है। पृष्ठ संख्या 7, भारत की शक्ति और सीमा तलाश के अंतर्गत भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और ऊंची हुई है। इनके नाम जवाहरलाल नेहरू देख रहे हैं, उसके अतीत में बीते हुए समय में वो देख रहे हैं, झांक कर देख रहे हैं कि कितना कुछ लंबा दौर गुजरा है, उसमें क्या कुछ बीता हुआ है। और जब वो देखते हैं तो हमारे इस देश के पतन, उसकी गिरावट किस कारण है, इसका पतन किस कारण हुआ, हमें भारत देश का जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उस समय क्या है, उनका नाश, उन सब के कारणों की वो खोज जब करने लगे तो उन्हें बहुत ही लंबी और एक बहुत ही उलझी हुई दिखने लगी, इनकी बहुत ही वो प्रॉब्लमेटिक थी। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है, लेकिन इसका पतन किस कारण हुआ, किस हाल में हुआ, ये सब कारण रीजन जो है ये स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया, टेक्नोलॉजी में जो है हमारा देश बहुत पीछे रह गया था, और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीक की प्रगति के मामले में आगे निकल गया। उनके एक कारण है पतन का हमारे देश, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में, टेक्निक में क्या है, बहुत ही पीछे रह गया। और जो यूरोप जो इन तमाम बातों में बहुत पीछे था, वो सिर्फ तकनीकी की वजह से क्या हो गया, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण वो सबसे आगे निकल गया, ने प्रगति के पथ पर वो आगे रहा। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवन की शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिम यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है वो बता रहे हैं, इस तकनीकी विकास के पीछे जो है, इस टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के पीछे जो है विज्ञान की चेतना, कॉन्शियस माइंडेडता, वो और हौसलामंद जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत बढ़ाने के लिए वो शक्ति और उसके लिए मानसिकता जरूरी थी। तो क्या हो गया, इन नई तकनीकों ने, नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ गए, वो पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या है, उनके वहाँ पर सैनिक बल भी उन्हें दिया गया। हर तरीके से उन्हें क्या है, सारी की सारी सुविधाएं दी गई।
और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर भी अधिकार करना क्या हम लोगों के लिए, यूरोप के लिए आसान हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू जो कहते हैं वो कह रहे हैं केवल ये हमारे भारत की ही ये व्यथा नहीं है, बल्कि पूरे लगभग सारे एशिया की लगभग यही कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना क्या ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। जीवन की लालसा और उद्यम की में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। इस बुद्धि को मतलब इस समस्या को इस बुद्धि को सुलझाना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या है, मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो हमारा भारत जो है मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की उनमें कमी नहीं थी। पुराना समय का भारत जो है, पिछले ज़माने में क्या है, लोगों में मानसिकता थी और उनका टैलेंट जो है वो सब कुछ बरकरार था। किंतु बाद की सदियों में बाद में क्या हो गया, बहुत सारे डायनेस्टीज जो है वो रूल करने लगे। उनके कारण क्या है, सदियों में उत्तरोत्तर यानी कि हर जगह क्या होने लगी, गिरावट का आभास होने लगा। एक ज़माना था जो कि मानसिकता भी बहुत अच्छी थी लोगों में और टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, लेकिन बाद क्या होता गया, बाद के दौर जैसे भी गुजरते गए तो गिरावट के विकास रुकता गया। तो जीवन की लालसा, तो विकास रुकता गया और क्या हो गया, जीवन में व्यक्तियों में क्या, लोगों में लालसा और उद्यम की कमी भी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति, उनमें जो क्रिएटिव की टैलेंट उनका जो क्रिएटिव करने का कुछ था, वहाँ पर उन्होंने अपनी कला का वहाँ पर खुद दिखाने के बजाय अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। वो स्वयं करने का छोड़ किसी दूसरों को देखकर उनकी तरह करने की प्रवृत्ति ले ली थी। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं, जहाँ पर कामयाबी के साथ, कामयाबी में कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ विद्रोह विचार पद्धति ने कोई भी किसी के भी कहने के करने के लिए विद्रोह की भावना जो है कि हमारा देश पीछे क्यों रहेगा, हमारा देश क्यों पीछे है, हमें इसको आगे ले जाना है, विकास करना है, ऐसी विद्रोह भावना, ऐसी सोच, इसी पद्धति में प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का, यानी कि ब्रह्मांड में के रहस्य जो भी है वहाँ पर हमें उसी रहस्य को जानना बहुत ही जरूरी है करके लोगों में क्या होने लगा, उसके प्रयास करने के विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड को रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था। वहाँ क्या है, इनके पहले का दौर था, पहले के ज़माने में क्या थे, लोग विद्रोही विचार पद्धति में लगे हुए थे। इस कारण क्या था, बहुत आगे था देश। लेकिन जैसे ये सब विचार लेने लगे, विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की क्या है, उनमें उत्सुकता थी, लालसा थी। लेकिन उस जगह में क्या है, वहाँ पर शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेकर दिखाई देने लगता है। ठीक है, शब्दाडंबर में क्या है, लैस भाष्यकार, भाष्य लिखने वाले, वो आजकल कैसे हो गए आधुनिक काल में, बहुत ही भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल अच्छी कार्य वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। यहाँ पर भव्य कला भवन जो है बड़े बड़े, वो मूर्ति निर्माण का स्थान जो पहले के दौर में था, और वो सब कुछ हटकर क्या है, अच्छी कार्य वाली सावधानी से की गई नक्काशी नक्श बनाने का वहाँ पर क्या है, उस पद्धति ने ले ली। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा, प्रभावी थी, बहुत ही इफेक्टिव एजुकेशन था पहले, सरल था, बहुत ही सजीव था और समृद्ध भाषा थी। लेकिन आजकल क्या है, आधुनिक काल में उसकी जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली है। जैसे आगे भाषा पद्धति की कविताएं जब पढ़ती तो उसमें कितने अलंकार अलंकृत रूप से भाषा अन्य भाषा में आकर उसमें क्या है, जटिल साहित्य, बहुत
की कठिन साहित्य की परिस्थिति बन गई है। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली। यानी कि यहाँ साहसिक कार्य करने की लालसा जो थी वो और छलकती हुई जिंदगी उस दौर के लोगों में जो थी, जिसके कारण बहुत दूर दूर जाकर, बहुत अन्य देशों में भी दूर दूर स्थानों में जाकर लोग क्या है हमारे भारतीय संस्कृति का प्रसार करने लगे थे कि हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति सभ्यता के बारे में आराम से आना जाना लगा रहता था। तो आजकल वो भी क्या है क्षीण हो चुकी है, तो वो भी कमजोर पड़ गई है। और उसके स्थान पर जो है महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया है। एक जमाना था तब कि हम आराम से, आसानी से, बिना वीसा के, बिना कोई पासपोर्ट के इन क्या है महासागरों को पार कर सकते थे। लेकिन आजकल क्या है बहुत मुश्किल है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीसा निकालना पड़ता है। तो इस कारण क्या है हमारी संस्कृति का प्रसार जाकर दूर दूर देश में करना भी असंभव सा हो गया है। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना भी क्या है लुप्त होती गई। सब कुछ क्या है करके गायब होता जा रहा है और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली है। यहाँ जहाँ पर विवेकपूर्ण चेतना मन, जहाँ पर चेतनापूर्ण मन था, वहाँ पर क्या है मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली है। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वो एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई है। यानी ये संस्कृति जो है अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया है और एक तरह से कहने मूर्छा से ग्रस्त हो गई है। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत कभी क्या है ह्रास होने लगा है, भारत कभी पतन होने लगा है। यानी कि मानसिक जड़ता में यहाँ पर क्या है विकास रुकता जा रहा है। वो गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर क्या है गतिहीन हो गया है, तेज रफ्तार से बढ़ने वाला विकास जो है वो जड़ हो गया है, रुकता जा रहा है। किंतु ये स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि ये जो स्थिति का जो कंडीशन इस तरह हालत ऐसी हो गई है उसका पूरा या पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। सही तरीके से भी इंस्पेक्शन से पूरा सर्वे करना है, जांचना है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। यानी हमारी देश की संस्कृति, हमारी ये सभ्यता जो है उसी के कारण, सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण जो है ये बची हुई है। अथवा ये केवल एक जड़ता और गतिहीनता का एक रस, किसी तरह का दौर लंबा हो गया होता तो सब कुछ क्या है खत्म हो चुका होता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण हो जाता था। इन्हें जो ध्वंस जो है अवशेष जो भी पुराने घटना जो मॉन्यूमेंट्स जो देते हैं, एक युग का अंत होते ही क्या है उसके ध्वंस अंशों पर क्या है नई चीज का निर्माण होता गया। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से वो क्रमभंग वहाँ पर नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता क्या है बनी रही है। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, पुनर्जागरण के दौर, पुराने रीति के दौर जो है वो सामने आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं नए दौर को समझने के लिए क्या जरूरी है, पुराने उन रीति रिवाजों को साथ लेकर ही हमें चलना पड़ता है। उस दौर की संस्कृति के साथ ही ये सब कुछ है संभव हो सकता है। यानी कि अतीत और वर्तमान उसका सामंजस्य कीर्ति में अतीत बीता हुआ और वर्तमान समय का जो है दोनों को साथ लेकर
यानी नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ ही, जितना भी हम नए दौर में चले, हमारी पुरानी संस्कृति जो है उसे हमें कभी नहीं भूलना है। जिसको रक्षा करने लायक समझा गया वही एक चीज़ है जो रक्षा करने के योग्य है। तो उसके सामंजस्य करने के प्रयास अब साफ दिखाई पड़ रहे हैं, बीते हुए समय का भी और इस आधुनिक समय का भी दौर पढ़ने के लिए जरूरी है। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई है। यानी कि संस्कृति हमारी जो है वो हमेशा से बनी थी, बनी है और हमेशा बनी रहेगी। तो इसे बाहरी ढांचा है, लेकिन उसकी अंतर वस्तु जो है, उनके अंदर की विचार जो है वो बदल गई है, जैसे यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच, यानी नए और पुराने, प्राचीन पुराना और नवीन नया के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि लालसा, ऐसी लालसा यानी ऐसी लालच जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर, उनकी उस प्राप्ति अचीवमेंट की ओर वो खींची जा रही थी, जो पूरी तरह से अभी सिद्ध नहीं किया जा सका था। और साथ ही जो है लोगों में पुराने विचार के साथ साथ ही क्या है, आगे नए विचार बनाने में भी वो संस्कृति जो है वो बहुत ही साथ साथ चलने के कारण क्या है, नए विचार को आत्मसात करने की समस्या दे देती है। देखिए हमारा विकास कैसे रुक गया, जो इतना अच्छा खासा देश, उस विकास में कैसे रुकावट आ गई थी। यानी कि भारत में कौन शासन कर रहे थे, अंग्रेज लोगों का शासन था, वो भारत यानी कि देश को असली गुलाम बना कर रखे थे। कि हमारी विकास कैसे रुक गया, हम लोग केवल अतीत को लेकर चल रहे थे, हम लोगों को आगे भविष्य की को भी संवारने कैसे हम कर सकते हैं, तो कैसे टेक्नोलॉजी में कैसे बढ़े, कैसे विकास किए जा सकते हैं, जो भी रूढ़िवादी विचार है सब हम पुराने विचारों को वैज्ञानिक विचारों हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए इन लोगों की तलाश करनी है। तो ये बताने के लिए नेहरू जी कहते हैं भारत की तलाश, लिख रहे हैं भारत की तलाश। भारत में खोज निकालने के लिए, लेकिन लोगों में ऐसी शक्ति है जो बहुत पीछे रह गए हैं, अननोन तरीके से लगे। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वो उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। क्योंकि नेहरू जी रूप में तलाश करने के लिए पूरे भारत का वो सैर कर रहे हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे संस्थानों में वो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और हर जगह पर क्या है वो शक्तिशाली लोगों की तलाश में है। तो नेहरू जी ने पुस्तकें पढ़ी, प्राचीन स्मारक की देखी, बहुत सारी जगह भ्रमण करके, और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने उसमें यानी कि जो भी सांस्कृतिक अचीवमेंट से उपलब्धियाँ थी उनको देखकर मुझमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की। नेहरू जी कह रहे हैं कि एक हद तक मुझमें ये समझ आ गई है, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ है, अभी मैं पूरा उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ना ही मुझे वो उत्तर मिला, ना ही मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिला जिसकी मैं खोज में निकला हूँ, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं, वर्तमान मेरे लिए, उनके प्रेजेंट जो है वो
मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए। ये कार सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझ जैसे और भी लोग हैं जो मध्ययुगीन हैं, मिडिल क्लास पीपल्स हैं, यानी कि भयंकर गरीबी में जीने वाले लोग हैं और दुर्गति दुर्गति और मध्य वर्ग के कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र इन सारे सब लोगों में क्या है, हमारा देश जो है भिन्नता में भी एकता रखने वाला देश है। तो इस तरह इन सभी लोगों का क्या है, यहाँ पर मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि भारतीय संघर्ष में नेतृत्व लेने से वो लीडरशिप निभाने के लिए उनके मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग मिडिल क्लास पीपल्स के साथ उन लोगों के वे साथ थे। और ये मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। ये जो भारत जो था पहले स्वतंत्रता से पहले, जिसमें अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, उनमें भारतीय क्या थे, स्वयं उनको बंदी बना दिया गया था, स्लेव्स थे। तो उनके अत्याचार जो भी वो करते थे सहना पड़ता था, क्योंकि हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था। तो नेहरू जी वहाँ पर देखते हैं कि मध्य वर्ग के लोग जो है वो स्वयं को बंदी करना समझते हैं और सीमाओं में कुछ दायरे में कुछ लिमिट में वो अपने आप को जकड़े हुए से महसूस कर रहे हैं और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। यानी कि मध्य वर्ग जो है स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना ही वो चाहता था। उन्हीं के दायरे में रहकर उन्हीं के बताए हुए काम करते हुए भी कुछ लोग क्या थे, इस मध्य वर्ग के लोग खुश थे। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर वो अंग्रेजों के गुलाम बनते रहने के कारण ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ, अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर रहकर तो उनके सरकार में, उनकी हुकूमत में, उनके वश में रहकर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो उनके अंदर क्या हो गया, उनके भीतर एक विद्रोह की चेतना बंधी, यानी कि बगावत करने की, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की कुछ चेतना उनके मन में आ जाती है। लेकिन ये चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। लेकिन ऐसा वो उनके साथ इतना क्या है, असंभव सा उन्हें लग रहा था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। मतलब उन्हीं के काम जो है सौंप दिए गए थे इन लोगों को, तो वो काम करने, वही काम करना पसंद करते थे, लेकिन अंग्रेजों को हटाकर। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। ये सब लोग तो कमज़ोर थे, अंग्रेजों से नहीं कर सकते थे, इनके साथ ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिनके साथ मिलकर वे आगे चले। नहीं, मजबूरी के कारण क्या है, उनको चुनौती देना, अंग्रेजों को चुनौती देना इनमें इतनी शक्ति नहीं थी, तो उखाड़ फेंकने की उनमें हैसियत नहीं थी, मतलब उनकी उखाड़ फेंकने की हिम्मत इन लोगों में नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। तो नेहरू जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नई नई ताकतें जो है वो अब सिर उठाने लगी हैं। कब तक अत्याचार से है, कब तक इन अंग्रेजों का जन्म सहे, अब ये क्या है इससे बढ़ता जा रहा है। तो ये देखकर नई ताकतें जो है वो सब सिर उठाने लगी और वे क्या कहते हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें वो ताकत अब एकजुट करनी थी, मिलनी थी, मिलानी थी। तो ये सब सोच कर क्या है, नेहरू जी ग्रामीण जनता की ओर बढ़ने लगे। वहाँ गए जहाँ पर गांव बसे थे, गांव के लोगों के बीच जाना चाह रहे थे। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे। मैं वहाँ पर जाकर क्या देखता हूँ, नेहरू जी यहाँ पर क्या हमें बता रहे हैं, तो जाकर देख रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने कुछ एक नया सा दौर देखा, एक नए ही दूसरे ढंग का भारत उन लोगों में, उनमें, उन युवाओं में, उनकी आंखों में वो चमक, वो हिम्मत उन्होंने पाकर युवा बुद्धिजीवियों के सामने
देखकर उनके अस्तित्व को जो भूल ही रही थी, उनको पहचान ही ना रही थी, वो अब सब कुछ देखकर क्या है, वो फिर से उभर आ रही है या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यानी कि वहाँ जो ग्रामीण यानी गाँव जाकर वहाँ के लोगों को देखते हैं तो अब ऐसी संभावना हो रही है कि हाँ यहाँ से बात हो सकती है, यहाँ ऐसी युवा पीढ़ी है जो एकजुट होकर मतलब क्या है, स्वतंत्रता के लिए नेहरू जी जो है, ठीक है, अनेक इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी जो है, इस तरह से सब जहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ से लोगों को इकट्ठा करते हुए उनमें वो शक्ति साहस भरते हुए ले जाते थे, आगे बढ़ते गए। अब उन लोगों की अहमियत एक एक करके नेहरू जी को यहाँ पर समझ में आ रही है, जैसे जैसे वो ग्रामीण स्थानों में जा रहे हैं। ये दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। यहाँ पर ये दृश्य क्या देते हैं, वो देखकर लोग बहुत ही बेचैन रहते हैं, बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के मूल्य, वहाँ के वैल्यूज और वहाँ का कंक्लूजन वो निकाल नहीं पाए थे, वहाँ के निष्कर्षों को में संदेह उत्पन्न है। वहाँ पर वो खोज करने के बाद उन लोगों की आंखों में पढ़ने के बाद इनको क्या है, कुछ संदेह सा उत्पन्न हो गया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। एक ही डॉक्टर के साथ आगे जाते 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 नेहरू जी जो है वो चक्र करते हुए जा रहे हैं। तब नेहरू जी का कहना है कि तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की। तो पंडित नेहरू बता रहे हैं कि हम यहाँ से चलकर, यहाँ से होकर एक्चुअल रूप क्या है, वास्तविक सच्चाई क्या है, तो उन लोगों ने वो तलाश करना शुरू कर दिया और इससे हमारे भीतर इसकी समझ अद्भुत पैदा हो रही है और द्वंद्व यानी विचार, आशा या आशा का, निराशा के, अच्छे या बुरे, इन दोनों के विचारों को क्या हुए पैदा करते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, मतलब कुछ लोग तो इन गाँव के समुदाय में जो था वो पहले से ही परिचित लोग हैं, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। वहाँ कुछ लोग तो वहाँ के पहले से ही गाँव के थे, तो उनमें इतना क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई थी जितनी पंडित नेहरू के मन में समाई हुई है। पर मेरे लिए ये सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमें बता रहे हैं, मेरे लिए नेहरू जी के लिए ये सच्ची अर्थ में, सही अर्थों में क्या है, एक नई तलाश है जिसकी मैं खोज में निकला हूँ, जिस तलाश में निकला हूँ, तो ये सच्चे अर्थों में मेरे लिए तलाश है। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। उन लोगों की पीड़ा दर्द क्या है नेहरू जी समझ रहे थे, क्योंकि उनकी सफलता के पीछे क्या है, जो उन्हें असफलता मिल रही है, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत टूटकर वो कमजोर क्यों हुए हैं, सब उनका दर्द का एहसास था। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है। इन्हें ग्रामीण की जनता में ऐसी कुछ शक्ति थी जिसे मैं मेरे लिए कहना क्या है, बहुत ही कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। मैं बहुत ही पूरा में अट्रैक्ट हूँ, आकर्षित हूँ, उन लोगों ने मेरा मन मोह लिया है। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। तो मैं यहाँ जाकर गाँव के लोगों में जो मैं बात देख रहा हूँ, वैसी बात मुझे मध्य वर्ग के लोगों में मुझे नजर नहीं आई। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। यानी जो हमारा ये देश जो है भारत, यही देश है जहाँ पर अनेकता में एकता है, भिन्नता में एकता है, जहाँ कई जाति के धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा, अपने अपने देश, उनके अपने अपने त्योहार, सब मिलकर रंग बिरंगा भारत हमारे बहुत ही सुंदर है। तो सिर्फ यही कारण है यहाँ पर लोग एकता से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही भाईचारा, यही एकता जो है वो मजबूत बनाए रखता है। यूनाइट, एक साथ मिलकर रहने में स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। डिवाइड एंड फॉल है ना, अलग हो जाए तो हम बिखरेंगे तो हम
निशक्त हो जाएंगे, तो हमारी शक्ति को बनाए रखने के लिए एकता जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और वो सब कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत में। यानी कि उनकी विशाल संख्या के बावजूद, यानी कि उनकी विशाल संख्या लोग यहाँ पर हैं, तो उसके बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदाय के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। यानी अनिश्चित समुदाय को नहीं, बल्कि मैं एक निश्चित तरीके से मैं क्या है व्यक्तियों में उनकी सोचने की, मैं उनकी तरीके से सोचने की मैं कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, बहुत कुछ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मैं तो इतना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना मैं यहाँ से इस ग्रामीण यानी स्थान में से मैं पा रहा हूँ। बहुत कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ, इसलिए मुझे निराशा नहीं है। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। यही वो है। पहले के लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे थे अनपढ़ को जो भी हो गया, इनमें संस्कृति थी, उनकी भरपूर संस्कृति के कारण भी वो सभ्य कहलाते थे। सिर्फ वही एक चीज़ जो थी वो प्राचीन समय से ही बची हुई है, उसका कारण भारत की हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। यानी मानव को मानव की तरह ही बनाए रखने वाली चीज़ जो है वो है हमारे देश की संस्कृति। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। इन्हें बहुत अत्याचार झेले हैं, फिर भी वही एक संस्कृति उनमें होने के कारण क्या है, उन लोगों के हर जुर्म का वो लोग बर्दाश्त किए हैं। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। इन्हें हमारा देश जो है 200 वर्षों से गुलाम था, इतने वर्षों से गुलाम रहकर भी, और लोगों की मानसिकता जो है इसी कारण वो गिरती गई है। तो वही क्या है, नेहरू बता रहे हैं कि भारत 200 वर्षों से जो अंग्रेजों ने हुकूमत की कहती में लेकर गुलाम बनने के कारण ही क्या है, मानसिकता लोगों में गिरती गई। तो वहाँ पर देखते हैं भारत माता के लिए हमें उसके अंतर्गत क्या समझाना चाह रहे हैं। तब हम राष्ट्रपति इस तरह से बहुत सारे भारत की खोज में इतनी लंबी तलाश जो है, इसमें हमें क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या खोजना चाह रहे हैं, उनके थ्रू हम देखेंगे। धीरे आप लोगों से जुड़ेंगे भारत की खोज के जो सारे के सारे एपिसोड से आप वो सारे के सारे नाटक के रूप में भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी ऐतिहासिक घटनाएं से जुड़े ये वीडियोज जो हैं आप उनको भी देखकर समझ सकते हैं। आशा करती हूँ तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ते रहिए, साथ में डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो भी स्टडी करते हुए उसको आप, इसके कारण आपको समझ में और भी अच्छे से अच्छे आ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।